क्लास 12th की ये पहली क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। शुरू करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ बातें आपको जाननी पड़ेंगी। पहले तो कुछ अनुभव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ नाम नए आए हैं, नए आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक शब्द होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एक शब्द होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब अलग अलग बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रो तो बेसिकली हम चार्ज के लिए यूज करते हैं। चार्ज जो है कि चार्ज कितना है, और इलेक्ट्रॉन को से ही पड़ा इलेक्ट्रो शब्द, है ना। इलेक्ट्रो को पहले चार्ज का हम फीलिंग लेंगे इलेक्ट्रो को। कुछ अनुभव, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं। कुछ अनुभव। पहला अनुभव, जाड़े की रातों में आप कंबल ओढ़ के सोए हैं और आपने देखा कि आप जो है कंबल को ओढ़ रहे हैं तो चिंगारी निकल रही है। राइट, कंबल को ओढ़ रहे हैं तो चिंगारी निकल रही है। वो चिंगारी क्यों निकलती है? ब्लैंकेट को ओढ़ के आप सोए हुए हैं और वो चिंगारी निकल रही है। पहला, ब्लैंकेट से चिंगारी का निकलना। दूसरा, आप सुने होंगे ये प्रयोग गांव में लोग करते हैं कि कुर्सी है, कुर्सी पर एक आदमी को बैठा देते हैं, ऐसे प्लास्टिक की चेयर है, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, पैर अपने ऊपर करता है, हवा इसको करते हैं गमछी से, हवा इस तरह करते हैं, और कुछ देर बाद प्लास्टिक की चेयर पे आप बोलते हैं कि तुम मेरा नाखून टच करो, कुछ अजीब सा स्पार्क जैसी आवाज आती है ना, स्पार्क जैसी आवाज आती है यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? तीसरा प्रयोग, आपने यहाँ पे कागज के टुकड़ों को फाड़ करके रख दिया, कागज के टुकड़े फाड़ के रखा, कंघी आपने सिर पे रगड़ी और कंघी आप ले आते हैं, कंघी से कागज के टुकड़े जाके चिपक जाते। तीसरा प्रयोग, ठीक है ना। हर चीज हम किताब से या थ्योरम से ही नहीं पढ़ सकते, कुछ तो यहाँ भी देख सकते हैं। तीसरा प्रयोग ये हुआ। चौथी चीज, आप कहते हैं कि आप किसी कपड़े को, किसी वुलन कपड़े को, वुलन कपड़े को आप जो है किसी एम्बर शीट से या किसी रॉड से, ग्लास रॉड से आप जो है वो रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो होता क्या है, वहाँ पे कुछ चिंगारियाँ या कुछ अट्रैक्शन पैदा होता है। इस सब की जिम्मेदारी दी गई चार्जेस को। देखिए, दो छोटे मास हो M1 M2, या दो बड़े ग्रह हो M1 और M2 मास के, इन दोनों के बीच हमेशा आकर्षण होगा, हमेशा आकर्षण होगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा मासेस के बीच में। एक फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके बारे में हम जानते हैं। दूसरा फोर्स आप जानते हैं भाई कि ये पानी है, पानी के अंदर कोई सामान रख देते हैं तो धरती माता उस सामान को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन पानी ऊपर की ओर धक्का देता है, उछाल, को आप बायंट फोर्स कहते हैं, बायंट फोर्स कहते हैं। राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स, बायंट फोर्स। मेरी आवाज सुन रहे हो तो हाथ उठाइएगा, ठीक है, चलने दीजिए।
बैंड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो आप समझिए कि अगर मैं अपनी एक हथेली को दूसरे हथेली से रगड़ूं तो कुछ चीजें, कुछ चार्ज इधर का उधर हो सकता है क्या? चार्जेस इधर के उधर जा सकते हैं क्या? या आप एक कंबल को किसी चीज से रगड़ते हैं, किसी ग्लास रॉड से रगड़ते हैं, चार्जेस के इधर के उधर जाते हैं क्या? क्योंकि आप क्लास 11th में बहुत मजे में थे। क्लास 11th में आपने बॉल को पढ़ा, एक फिजिकल चीज को आपने पढ़ा, उसकी गति किस तरह होती है, उसके गति कैसे होती है, किस ढंग से होती है, गति क्यों होती है। तो न्यूटन ने बताया कि गति क्यों होती है, गति होने का पैटर्न क्या है, इसकी बात गैलीलियो ने की। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी चीजें आई, आप रोटेशन पढ़े, आप कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सारी चीजें आप पढ़े एक बॉल की, जो बॉल आपको दिखती थी। लेकिन क्लास 12th में आपको चीजें दिखेंगी नहीं। क्लास 11th में चीजें दिखती थी, क्लास 12th में दिखेंगी नहीं। क्लास 12th में आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये तो कुछ और इनडायरेक्ट रास्ता निकालना पड़ेगा, इनडायरेक्ट। क्योंकि जब आप चार्जेस की बात करेंगे तो आपको चार्जेस दिखते नहीं हैं, बहुत छोटे हैं, हमारे दायरे से बाहर हैं। हम छोटे से चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। यहाँ छोटा सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है। इसका चार्ज जो है ई, मास जो है, चार्ज इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। माइनस इसलिए बोलते हैं, माइनस और प्लस केवल कहने की बातें हैं, नेगेटिव नहीं है, उसका नेचर बताता है। कोई झगड़ालू है तो हम बोल देंगे माइनस, जो सीधा साधा है बिना झगड़े के रहता है तो हम बोल देंगे प्लस। ये हमारे बात करने के ढंग है, ठीक है। कुछ चार्जेस आपको जान लेने चाहिए। इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, कि कैसे आया इसकी बड़ी लंबी कहानी है, मैं कहानी पे आऊंगा जरूर, बिना कहानी के विज्ञान शुरू हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ट्राइटॉन और हीलियम का नाभिक अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, और एक पॉजिट्रॉन लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, पॉजिट्रॉन। यही चार्जेस आपके जिम में आएंगे। तो पहले तो हम चार्जेस के बारे में जान लें, है ना, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू, mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg, and charge of electron is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। माइनस माइनस सिर्फ इसका स्वभाव बताता है। प्रोटॉन का चार्ज वही है, चार्ज जो होगा इसका प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वास्तव में चलता तो इलेक्ट्रॉन ही है, आते जाते तो इलेक्ट्रॉन ही है, प्रोटॉन तो फिक्स रहता है, ठीक है। प्रोटॉन का मास से बहुत भारी होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है मुझे लगता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलो, 67 कुछ होता है, मुझे याद एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा कुछ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलो। इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन तरबूज है, प्रोटॉन अगर तरबूज के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जो है तरबूज के बीज के बराबर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इतना फर्क है। प्रोटॉन जो है, ये आप बाद में लिख लीजिएगा, अभी लिखिएगा, मैं मौका दूंगा। प्रोटॉन का मास जो है इसकी तुलना में कम से कम 2000 गुना बड़ा है, 1800 कुछ 31 कुछ गुना बड़ा है, मतलब आप कह सकते हैं 1850 गुना बड़ा है, इतना गुना बड़ा है ना, भारी है। तरबूज और बीज में जो संबंध होता है साइज में और मास में, आप समझने के लिए कह सकते हैं कि वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच भी होता है।
ठीक है। न्यूट्रॉन, ट्राइटॉन और अल्फा पार्टिकल। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन तो सबसे खतरनाक चीज पीरियोडिक टेबल के सिर पे बैठी हुई है। हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं और पानी भी बना सकते हैं। पानी बना के पीते हैं और हाइड्रोजन बम बना करके पूरी मानवता का विनाश करते हैं इसी हाइड्रोजन से। ठीक है। हाइड्रोजन 3 रूपों में पाया जाता है, 1H1, 1H2, 1H3। ध्यान रहे, किसी भी जगह आप जब ये बोलते हैं ZXA, ये तो X क्या है, ये एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम है। और Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। ठीक है। और A जो है ये है मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, ये मास नंबर है। जो ZXA आप लिखते हैं, यही चीज प्रोटॉनों की संख्या हो जाती है। ये जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन यही हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो है A में से Z को घटा दीजिए, A माइनस Z कर दीजिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है। ठीक ना, ध्यान दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है, प्रोटियम ऐसे, इस 1H1 वाले को आप बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 वाले को बोलते हैं आप ड्यूटीरियम, और 1H3 वाले को आप बोलते हैं ट्रिटियम या ट्राइशियम, लोग कुछ लोग बोलते हैं। मैं ट्रिटियम बोलता हूं, कुछ लोग इसको ट्राइशियम भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। ये जो हम हाइड्रोजन इतनी आसानी से बोल देते हैं, हमको लगता है बड़ी तुच्छ सी गैस होगी, हल्की सी गैस है। तो हल्की गैस है तो इसका क्या महत्व है? पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में 75 या 80%, 80% तो हाइड्रोजन ही है। इतनी महत्वपूर्ण गैस है कि पूरे ब्रह्मांड में 80% हाइड्रोजन है। उस हाइड्रोजन से आप पानी भी बना लेते हैं, उसी से आप हाइड्रोजन बम भी बना लेते हैं, उसी से आप ईंधन भी बना लेते हैं, उसी से आप पूरे कितने करोड़ों केमिकल कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है। उसी हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन 3 रूपों में पाया जाता है, 1H1, 1H2, 1H3। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं लिखता हूं 1H1, जब मैं लिखता हूं 1H2, जब मैं लिखता हूं 1H3, तो आप बताइए इन सब में, चलिए हम सोचते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, ये सोचते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। चलिए, मैंने आपसे क्या बताया है, इस तरह लिखने में जो संख्या सबसे यहां लिखी होती है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने हो गए, 1। जो संख्या यहां लिखते हैं वही क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। जो संख्या यहां होती है वही संख्या क्या हो गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, है ना। और जितने प्रोटॉन होते हैं एटम में, एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप क्लास 10th पास हैं। ठीक है। तो एटम में, ये एटम है, न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन हुए उतने इलेक्ट्रॉन हुए, जितने प्रोटॉन हुए इतने इलेक्ट्रॉन हुए, जितने प्रोटॉन हुए इतने इलेक्ट्रॉन हुए। हो गया ना। तो इन तीनों में आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपने निकाल ली। ठीक है। आप समझिए न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, 1 में से 1 को घटाइए, 0 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2 माइनस 1, 1 न्यूट्रॉन, 3 माइनस 1, 2 न्यूट्रॉन। आप बताइए, ये ट्रिटियम है, सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन किसमें है, ट्रिटियम में या ड्यूटीरियम में या प्रोटियम में? बोलिए, किसमें है?
ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन है। तो अगर मैं बनाऊं कुछ ऐसा कि एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस और ये तीसरा न्यूक्लियस, ये प्रोटियम है। प्रोटियम में अभी आपने देखा 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। यही है ना प्रोटियम में। देखो ड्यूटेरियम में क्या हो रहा है, ड्यूटेरियम में क्या हो रहा है, 2 प्रोटॉन है, सॉरी 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन था और जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। यही है ना। ट्रिटियम में क्या हो रहा है, देखो 1 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये बात समझ में आ गई? बोलो। ओके भैया, अब बताओ दोस्त, तुम जान लो कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है करीब करीब, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत बड़े होते हैं। तो जब आप सब्जी खरीदते हैं तो आपने 2 किलो आलू खरीदा, वो पन्नी का मास अलग से तौलता है क्या? नहीं। कौन आ गया यार? हाँ, वो पन्नी का मास अलग से तौलता है क्या? नहीं ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुल्तानगंज में आप लोग बहुत देर जुड़ रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। देर जुड़ेंगे, बार बार मैं नहीं पढ़ाऊंगा वही चीज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, इन दोनों के मास बराबर हैं। यहाँ भी प्रोटॉन और मास बराबर है। इलेक्ट्रॉन के तो मास को कैलकुलेट करते वक्त तुम इलेक्ट्रॉन के मास को तो देखो ही मत। कल से क्लासेस ठीक 2 बजे मैं शुरू कर दूंगा, पुरानी चीज दोहरा पाना मुश्किल है। हाँ, वीडियो जरूर मैं अपलोड कर दूंगा, घर पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन लेट होने का नतीजा ये है कि आप जो है लेट होने के कारण चीजें समझ में नहीं भी आ सकती हैं। खैर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय से आए हैं, उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा तो उसके लिए क्या, लेकिन जो लेट आएगा उसके लिए और संभावनाएं बढ़ जाती। चलिए ध्यान दो, अगर इसको तौला जाए कौन सबसे भारी होगा, बताओ तो कौन सबसे भारी होगा? ट्रिटियम भारी होगा, क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, दोनों के मास बराबर होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है ना। तो ऐसा हुआ, यहाँ पे इसका मास क्या हो गया, अगर मास को देखो तो इन दोनों का मास बराबर है ना। तो मास बराबर है, इसका मास 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, तो कितना हो गया, 3 प्रोटॉन के बराबर, 3 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह ये दोनों इक्वल हैं, 2 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। इसी तरह ये दोनों यहाँ 1 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ध्यान दो कि मास को देखा जाए, मास को देखा जाए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तीनों में बाहर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तीनों में बाहर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन भीतर क्या है, भीतर इसका मास 3 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, इसका मास 2 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, इसका मास 1 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। इन 2 मास ऑफ प्रोटॉन में कौन कौन है, 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। इन 3 ऑफ मास में कौन है, 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो सबसे भारी कौन है इसमें, प्रोटियम कि ड्यूटेरियम, ट्रिटियम? ट्रिटियम भारी है। ये हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है, हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है ना। 2 न्यूट्रॉन है इसमें और 1 प्रोटॉन है, लेकिन दोनों का वजन मिला करके, दोनों का वजन मिला के 3 प्रोटॉन के बराबर है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बड़ा होता है।
मैंने कहा कि प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक तरबूज की तरह है, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक बीज की तरह है। 2000 गुना बड़ा होता है प्रोटॉन, भारी होता है ना। चलिए, अब मॉडर्न साइंस तो बहुत आगे जा चुकी है। वो तो प्रोटॉन को भी कहते हैं कि प्रोटॉन भी कई चीज़ों से मिलके बना है। वो तो ये कहते हैं कि नाभिक, न्यूक्लियस और शेल के बीच में जगह खाली नहीं है, वो भी मैटर और एंटी मैटर से मिलके बना हुआ है। वो हम लोग का विषय नहीं है। हर बच्चे को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, हर बच्चे को ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सीबीएसई पढ़वाती है। हर भारत का बच्चा न्यूक्लियर बम बनाने नहीं जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो पढ़ाते हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके चला जाऊं, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज हो गया है, इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके चला जाऊं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहां भी मैं बाहर लेके चला जाऊं, यहां भी मैं बाहर लेके चला जाऊं, तो फिर इस पे कितना चार्ज बचेगा? प्लस ई चार्ज बचेगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाऊं तो प्लस ई चार्ज बचेगा, यहां से भी चार्ज लेके चला जाऊं तो प्लस ई चार्ज बचेगा। तीनों में मास के बारे में भिन्नता है, तीनों में मास के बारे में भिन्नता है, लेकिन चार्ज के बारे में समानता है। बोलो, चार्ज तीनों का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चार्ज सेम होगा, प्लस ई प्लस ई प्लस ई, लेकिन मास डिफरेंट होंगे। क्या होंगे मास? 1 1 मास ऑफ प्रोटॉन, 2 मास ऑफ प्रोटॉन और 3 मास ऑफ प्रोटॉन। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो टेबल जो हमने बनाई थी उस टेबल में लिखते हैं। टेबल बनाए थे ना हम लोग? हाँ, बना लेते हैं टेबल। चलिए, देखिए, तो ठीक है भाई, प्रोटियम से बना प्रोटॉन, ड्यूटीरियम से बना ड्यूट्रॉन, ट्रिटियम से बना ट्राइटॉन, और हीलियम से बना अल्फा पार्टिकल। वहां भी अभी आ जाएंगे। ये कुछ चीजें आप समझ लीजिए, रोज रोज आपकी जरूरत पड़ेगी इनसे। सब पे मास के मामले में फर्क है मैंने कहा, लेकिन चार्ज के मामले में कोई फर्क नहीं है ना। मास, चार्ज अगर देखा जाए तो प्रोटियम में से आपने एक प्रोटॉन निकाल लिया, प्रोटियम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन बचा। ड्यूटीरियम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या बचा? न्यूट्रॉन बचा। ट्रिटियम जो एटम था में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ट्राइटॉन बचा। आपको ताज्जुब होगा, कहाँ पे? फ्रांस में द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर भी न्यूक्लियर बम बनाने की जुगाड़ में लगा हुआ था, और यहाँ जो रूजवेल्ट थे राष्ट्रपति अमेरिका के, वो भी न्यूक्लियर बम बनाने की जुगाड़ में लगे हुए थे। आपको ताज्जुब होगा जान करके कि जब हिटलर की सेनाएं जर्मनी को क्रॉस करके फ्रांस में घुसी, फ्रांस में अत्याचार मचाना शुरू की, जीतना शुरू की, फ्रांस की लेबोरेटरीज में तहलका मचा कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है फटाफट हटा दिया जाए। तो वैज्ञानिक बहुत चिंतित थे कि जल्दी से हटाना है। 5 गैलन या 10 गैलन पानी लेकर के वो लोग वहां से भाग गए, ला करके इंग्लैंड में रखे। वो चाहते थे कि ये पानी हिटलर के हाथों ना लग जाए। क्यों? आखिर उस पानी में ऐसी खास बात क्या थी? वो आदमी कौन था? वो जो मैडम क्यूरी थी, जिनकी की मौत हुई रेडियो एक्टिविटी पे काम करने पे, जिन्होंने सारा जीवन रेडियो एक्टिविटी पे लगाया। तो मैडम क्यूरी, भाई महिला, पहली महिला जिसने नोबेल प्राइज पाया साइंस में, ठीक है, तो वो भी जरा पुरुषों का वर्चस्व था, पुरुष वहां भी हावी थे, जैसा कि हर समाज में शुरू से हावी थे। तो वहां पे मैडम क्यूरी को शायद 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है क्या? हाँ, 2 बार मिला है। तो मैडम क्यूरी के जो दामाद था वो भी, उसको भी नोबेल प्राइज मिला था। वो तो 10 गैलन पानी लेकर के भगा वहां से। आखिर उस पानी में खास बात क्या थी? वो पानी यही था, ड्यूटीरियम, भारी जल। हम जो जल पीते हैं वो हल्का जल पीते हैं, भारी जल नहीं पीते। वो लोग भारी जल को, उस वक्त इतना कीमती था भारी जल, जो पानी था वो इतना कीमती था 10 गैलन, कि उनको ये था कि कहीं ये इनके हाथ में ना लग जाए, हिटलर के हाथों में ना लग जाए। ये क्या हो गया? हाँ, तो
अच्छा, नोट लिखा है कहीं? किसको स्टार्ट करें? बोर्ड कहाँ लिखा है? ये चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। वो कोई नहीं है। जैसे वो भारी जल इतना खतरनाक था कि वो हिटलर के हाथों लगना नहीं चाहिए। आपको ताजुब होगा कि वो भारी जल बाद में उन्होंने टेक्नोलॉजी दी। भारत में जो तारापुर है, तारापुर में जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना, नरौरा में बना, तो वहाँ भी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, इन लोगों ने शुरुआत की भारी जल बनाने की। तो जो ड्यूटेरियम था ना इसमें, ड्यूटेरियम, वो काम की चीज़ था। ड्यूटेरियम जो है वो काम की चीज़ था। एक सेकेंड यार। एक कहाँ से था ये? HDMI बना के वो शुरू करते हैं। चलिए हम लोग अपनी बात का जारी रखते हैं। तो जो हिटलर का के हाथों से उस बम को, उस भारी जल को बचाना था, वो यूज कहाँ होगा? एक घटना तो ये घटी कि कुछ लोग 10 गैलन पानी लेकर के भाग गए, और फिर वो रातों रात जहाज से, चूंकि इंग्लैंड पास में था, चोरी से जहाज में वहां पहुंचवाए। और जिस जो कंपनी वो भारी जल बनाती थी, कंपनी को फिर कुछ दिनों बाद रातों रात उड़ा दिया गया कि हिटलर के हाथों में ना लगे। तो कुल मिला जुला के भारी जल जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, H2 का, H का, से आप बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से बनता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी घटना, जब एक आदमी, दो लोग मिल करके इसका पता खोज रहे हैं आइंस्टाइन का कि कहाँ पे ये है। आइंस्टाइन से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से आइंस्टाइन को बताते हैं कि यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ दिया गया है। आइंस्टाइन सोचता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर होता है कि ठीक है, न्यूक्लियस को तोड़ दिया गया और कंट्रोल तरीके से इसको हम इग्नाइट भी कर सकते हैं। तो किसी भी एटम को, एटम तो दिखता ही नहीं है यार, वो तो इतना छोटा होता है, 10⁻⁻10 के ऑर्डर का, उतना छोटा होता है। के भीतर न्यूक्लियस है उससे भी छोटा, 10⁻⁻, बहुत छोटा होता है, 15 के ऑर्डर का। मतलब एटम का लाखवां हिस्सा होता है न्यूक्लियस। से बात को, ठीक है। एटम का वो कौन सा हिस्सा होता है? ये आपका एटम है, मान लीजिए। एटम की साइज ये है, एटम की साइज ये है, ठीक है। कि आप ये ले लीजिए, एटम की साइज ये है। ये तो बहुत छोटा में बनाया। ये अगर 1 मीटर है और यहाँ छोटा सा न्यूक्लियस है, समझो बात को। एटम की साइज है 10⁻⁻10 मीटर,
न्यूक्लियस की साइज है 10⁻⁻15 मीटर। सोचो, हम लोग तो मिलीमीटर नहीं देख पाते, और छोटा माइक्रोन, नैनोमीटर, उससे छोटा पिकोमीटर, तो यहाँ पे चले गए, न्यूक्लियस को तोड़ लिया गया है। जब ये खबर सुनी आइंस्टाइन ने कि न्यूक्लियस को तोड़ लिया गया है, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने, ऑटो हान नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने तोड़ा था न्यूक्लियस को, ठीक है, वो खबर पहुंची, अखबारों में छपी। एक वैज्ञानिक जो है वो नाई की दुकान पे एप्रन पहन के बाल कटा रहा था, अभी आधा ही बाल कटाया था और अखबार पढ़ रहा था, तब तक देखा कि न्यूक्लियस को तोड़ लिया गया है। वहीं छोड़ छाड़ के सीधे कार से भगा ऑफिस। ऑफिस पहुंचा, लोग पूछे आपका बाल आधा कटा हुआ है, वो छोड़ो, कहा वो सब छोड़ो, ये देखो न्यूक्लियस को तोड़ लिया गया है। वही न्यूक्लियस तोड़ा गया, मुश्किल से साल भर के अंदर एटम बम बना, और वो एटम बम पूरे जापान को तबाह किया, को नागासाकी को। कहने का मतलब क्या है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम अगर बात कर रहे हैं ये कि प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन किससे बना बोलो? प्रोटियम से। प्रोटियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल गया। ड्यूटीरियम से क्या बना? यही भारी भारी जल बनाता है। ड्यूटीरियम से क्या बना? न्यूट्रॉन बना। और ट्रिटियम से क्या बना? टाइट्रॉन बना। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तुम, ट्राइटॉन बना। तुम ध्यान दो बच्चे, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो सब पे चार्ज क्या हो गया? प्लस ई प्लस ई प्लस ई, चार्ज सब पे प्लस ई हो गया। मास के मामले में लेकिन फर्क है। मास क्या हुआ तुमने देखा अभी, इसका मास 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन था, इसका मास 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन था, इसका मास ऑफ प्रोटॉन था। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ट्राइटॉन है ना, इन सब में फर्क जो है सिर्फ मासेस का है, चार्जेस तीनों पे वही है। प्रोटियम से बना प्रोटॉन, ड्यूटीरियम से बना न्यूट्रॉन, ट्रिटियम से बना ट्राइटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बोलो? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। अच्छा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31, माइनस ऑफ 31 kg, 31 है, माइनस ऑफ 31 kg। इसी तरह हीलियम के बारे में भी बात कर ली गई। हीलियम के बारे में आप सुने होंगे, दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का, 2He4। मैंने कहा ये क्या दिखाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 2, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गए 2। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको घटा देते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए कितने? कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक ना। 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि हीलियम को अगर दिखाएं तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तुम किसको किसको लेके भाग सकते हो? दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके भाग सकते हो। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस ई कि प्लस 2e? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्लस 2e का चार्ज होगा इस पे। तो बचे हुए जो चीज है प्लस 2e का चार्ज होगा। और मास कितना होगा? मैंने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, तो दोनों कितना हो गया? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मास बराबर है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो। तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं, अल्फा पार्टिकल की बात करूं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये हीलियम एटम का, हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम क्या होता है भाई? 2He4। तो 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो इसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना हुआ? अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना हुआ बताओ? चार्ज हुआ 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, चार्ज हुआ
2e के बराबर, और अल्फा पार्टिकल का मास कितना हुआ बोलो, का मास कितना हुआ 4 mp के बराबर, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, थोड़ा पीछे चलो, यहाँ आओ, तो ट्राइटॉन के बगल में यहाँ हम अल्फा पार्टिकल भी लिख देते हैं। अल्फा पार्टिकल के लिए बताओ मास चार्ज कितना हो गया +2e, और मास कितना होगा बोलो 4 mp। तो बताओ तुमने 5 पार्टिकल पढ़े, एक तो इलेक्ट्रॉन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन पढ़े, प्रोटॉन पढ़े, न्यूट्रॉन पढ़े, ट्राइटॉन पढ़े, अल्फा पढ़े। इलेक्ट्रॉन को हमने बिल्कुल अलग रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, मासेस के लिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बहुत बाद में चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, अभी नहीं। तो हम 5 चीज़ें पढ़े, क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्राइटॉन और अल्फा पार्ट। इनके बारे में जान लो, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, है ना? इस सब के मासेस, इसका चार्ज कितना हुआ बताओ, चार्ज कितना हुआ इस पे? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना हुआ? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जिसे हम ई से दिखाते हैं। इस पे चार्ज -e हो गया, इस पे चार्ज +e हो गया, है ना? और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ? इन तीनों पे चार्जेस एक जैसे थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्रिटॉन, सब पे चार्ज +e, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज +2e। और मास की जहां तक बात है, तो मास एक इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और एक प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये इससे 2000 गुना भारी होता है करीब, ठीक है, 1831 गुना शायद होता है, एग्जैक्ट जाएंगे 1831 टाइम्स, इतना गुना बड़ा भारी होता है, मोटा मोटी ऐसे बोल सकते हैं। इससे अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं तो न्यूट्रॉन इसका 2 गुना होता है, 2 मास ऑफ प्रोटॉन। ये इसका 3 गुना होता है, 3 मास ऑफ प्रोटॉन। और न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 मास ऑफ प्रोटॉन। आपको ये पांचों पार्टिकल का चार्ज और मास पता होना चाहिए अगर आप कक्षा 12 में जा रहे हैं तो। याद रहेगा? कितने लोग को हाथ उठाओ। सुल्तानगंज में हाथ नहीं उठा रहे हो, अब नाचेगा आदमी। लेट ज्वाइन किए हो इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, जाके शुरू से देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा हुआ। एक पार्टिकल और है जिसके बारे में मैं जिक्र कर दूं, छठवां पार्टिकल, वो है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना? यानी उस पर चार्ज कितना हुआ? उस पर चार्ज हो गया प्रोटॉन के बराबर, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और मास लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। मास ऑफ जो पॉजिट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही मास होगा, ये होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो 6 पार्टिकल मैंने आपको बताए, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्राइटॉन और अल्फा पार्टिकल। ये रोजमर्रा की जिंदगी में आएंगे, यह इन्हीं से हमारी बातें होंगी, इसी से सवाल चलेगा। यही चार्जेस हैं जो मूव करते हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे क्लास 12, है ना? तो इन पे चार्ज और मास आपको पता होने चाहिए। इन दोनों का मास सेम होता है, इन दोनों का मास सेम होता है, ठीक है? मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, और कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन में मास 2 मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ट्राइटॉन में 3 मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और अल्फा पार्टिकल में 4 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? और इस पे चार्ज -e,
इस पे चार्ज प्लस ई, प्रोटॉन पे प्लस ई, न्यूट्रॉन पे प्लस ई, ट्राइटॉन पे प्लस ई और अल्फा पे प्लस 2e। तो ये 6 चार्ज हो गए, 6 मूलभूत पार्टिकल हो गए जो मूव करेंगे। जब 2-3 बज जाएगा तो मुझे जरा बता दीजिएगा, क्योंकि सर की क्लास होगी, दूसरी क्लास सुमित सर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 3 सॉरी, ठीक है। कितना बज रहा है अभी, कितना बज रहा है? 2:52। चलिए 8 मिनट और है अपने पास। चलिए, तो ये 6 हमारे मूलभूत पार्टिकल्स हो गए। आप एक बात समझिए, अगर 2 मेटल बॉल है, ध्यान देना, 2 मेटल बॉल है और 2 चार्जेस हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, 2 चार्ज हैं। आप इतना पढ़े होंगे कि 2 एक जैसे चार्जेस के बीच में, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है। उनके बीच में रिपल्शन यानी आप कह सकते हैं दुराव होता है। ठीक है, और अट्रैक्शन होता है, 2 माइनस प्लस माइनस में। 2 पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पे, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, बहुत छोटे चार्जेस हैं, पार्टिकल्स हैं। 2 पॉइंट चार्जेस है मतलब पार्टिकल्स हैं ये। और 2 मेटल बॉल्स हैं, स्मॉल मेटल बॉल्स हैं, उस पर भी चार्ज दे दिया गया, यहाँ भी चार्ज दे दिया गया, प्लस क्यू और प्लस क्यू। ये दोनों भी एक दूसरे को धक्का देंगे, ये उसको उधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा। ये दोनों मेटल बॉल भी प्लस प्लस चार्ज के हैं, ये इधर धक्का देगा और ये इधर धक्का देगा। इन दोनों के बीच की दूरी d है और इनके सेंटर के बीच की दूरी d है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स F1 लग रहा है, दोनों F1 फोर्स से धक्का दे रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को F2 फोर्स से धक्का दे रहे हैं। बताइए F1 F2 बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? क्या फर्क होगा बताइए? बराबर नहीं होंगे, वही मैं कह रहा हूं। मेटल कहते ही आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। अब आप कक्षा 11 में नहीं है कि किसी तरह बात कर दिया कुछ भी तो लोग बड़े खुश हो गए कि वाह क्या बात हुई। इस तरह की बातें बकवास की श्रेणी में आएंगी। अब आप वैज्ञानिक बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कक्षा 12 में सीबीएसई मानती है कि बच्चा बहुत बुद्धि से उन्नत हो चुका है, बुद्धि उसकी आगे बढ़ रही है, सीबीएसई ऐसा मानती है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत इज्जत का ख्याल रखिए कि आप 12 में पहुंच चुके हैं। मेटल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मेटल यानी वो जिस पर इलेक्ट्रॉन दौड़ सके, चल सके, है ना? 2 चार्जेस है, मेरे और आपके बीच में झगड़ा है, तो हम लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल गले लगा लेंगे क्या एक दूसरे की, आओ आओ? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। हम जितना दूर भाग सकते हैं उतना दूर भागेंगे। तो ये प्लस क्यू, चूंकि मेटल है तो मेटल के कारण ये जितना दूर भाग सकता है यहाँ भाग आएगा और ये वाला जितना दूर भाग सकता है यहाँ भाग आएगा। तो चार्जेस पास आ गए कि दूर आ गए? दूर चले गए। तो यहाँ डी दूरी पे थे और यहाँ ज्यादा दूरी पे चले गए, डी से ज्यादा पे चले गए। तो जब दूर होते हैं, जब दूर होते हैं तो संबंध कमजोर होता है। मैं आपके घर में होता, मेरा संबंध आपके साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत होता, लेकिन आपसे मैं बहुत दूर हूँ, मैं कौन आदमी हूँ, आप कौन आदमी हैं नहीं जानते, संबंध उतना मजबूत नहीं होगा, थोड़ा कमजोर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दूरी डी थी और यहाँ दूरी डी से ज्यादा हो गई कि कम हो गई? फाइनली दोनों चार्जेस के बीच की डी से क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो फोर्स ये कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा। दिमाग में एकदम भूसा भरे हुए हो क्या? जब कह रहे हैं कि फोर्सेस, चार्जेस दूर चले गए तो फोर्स कम होगा, जब चार्ज पास आते हैं तो फोर्स ज्यादा होता है। चार्जेस जब दूर जाते हैं तो फोर्स कम हो जाएगा। यहाँ पे F1 क्या होगा? कम होगा F2। इस बात को समझ। ये चार्ज है Q और Q, प्लस Q और प्लस Q, इनके बीच P1 है। और ये चार्ज है प्लस Q और प्लस Q, इनके बीच P2 है।
अगर D2 बड़ा है D1 से, ये देखो ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे थे F1 F1 से, F1 F1 से धक्का दे रहे थे, यहाँ ये दोनों भी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं F2 F2 से। पहली बार दूरी ज्यादा थी कि कम थी? D1 कम था, D2 ज्यादा है, यहाँ दूरी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो दोनों के बीच एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। अगर हम आप पास होते तो हम लड़ सकते हैं, दूर से हम क्या लड़ेंगे? फोर्सेस क्या होंगे? दूर जाने पे घटेंगे। सिर्फ ऐसे समझिए, क्या कर सकते हैं, आपको नई चीजें समझ में आ रही। फोर्स यहाँ पे कम लगेगा, तो यहाँ F2 ज्यादा होगा कि कम? F2 क्या होगा? कम होगा F1। तो जब दो पॉइंट चार्जेस हैं तो इसी बात को इलेक्ट्रोस्टैट वाले ऐसे पूछेंगे कि दो पॉइंट चार्जेस हैं Q और Q, Q और Q, इनके बीच की दूरी D है ना, और ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स F लगा रहे हैं। अब मैंने इन्हें दो बॉल्स ले लिया, टू मेटल बॉल्स पे रख दिया। आप कक्षा 12 में आ चुके हैं, शब्दों पे ध्यान देना सीखिए। मेटल, मेटेलिक बॉल्स पे आप आ गए। एक बॉल ये है, दूसरी बॉल ये है। आपने दोनों पे चार्ज क्यू रखा और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी D है। अगर ये नॉन मेटेलिक होता है ना, तो हम कुछ और सोच सकते थे कि हाँ नॉन मेटेलिक है तो हम आंसर वही रखते। मेटेलिक है तो क्या हुआ? ये वाला चार्ज भाग के यहाँ आ गया, ये वाला चार्ज भाग के यहाँ आ गया, तो इफेक्टिव दूरी चार्जेस के बीच में बढ़ी कि घटी? बढ़ी, बढ़ गई। तो जो यहाँ जो दोनों एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे F2 से और F2 से, वो धक्का कम हुआ कि ज्यादा? D बढ़ गया, D इफेक्टिवली दूरी तो बढ़ गई, ये बढ़ी, इसलिए फोर्स क्या हो गया बोलो? कम हुआ। तो यहाँ F2 क्या हो जाएगा बोलो? कम हो जाएगा F1 से। तो ये अच्छा सवाल है, आप पूछ सकते हैं अपने यहाँ। हाँ, बड़े जो 12 पास कर चुके हैं कि ये बताओ, दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो प्लस क्यू चार्ज दिया तो फोर्स F1 लग रहा है एक दूसरे पे। अगर उनको मेटल बॉल पे रख दिया तो बताओ फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? वो कहेंगे कि अरे वही रहेगा, कुछ भी बोलेंगे। तो तुम बात तो कर ही सकते हो कि मेटल है तो चार्जेस दूर चले जाएंगे, तो डी इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। आखिरी सवाल आज का, दो चार्जेस हैं बिल्कुल पॉइंट चार्जेस, प्लस क्यू और माइनस क्यू उनपे है। टू पॉइंट चार्जेस, पार्टिकल हैं जिनका डायमेंशन ही नहीं है, पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, पार्टिकल है, ठीक है। और मैंने क्या किया कि दो मेटेलिक बॉल्स हैं, टू स्मॉल मेटेलिक बॉल्स, ये हैं दो स्मॉल मेटेलिक बॉल्स हैं, तो हमने उन पे भी बिल्कुल ऐसे और ऐसे चार्ज रख दिए। ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, ये पास आएंगे, ये दोनों पास आने की कोशिश करेंगे। पिछली बार दूर भाग रहे थे, ये पास आने की कोशिश करेंगे। दो स्मॉल मेटेलिक बॉल्स हैं, अब की आपने प्लस क्यू इसको दे दिया और माइनस क्यू। दो लोगों के बीच आकर्षण है, तो मिलने पे वो पास आएंगे ना कि दूर जाएंगे, है ना। तो बोलो, यहाँ जो दो मेटेलिक बॉल्स हैं, यहाँ चार्जेस क्या दूर भागेंगे या बिल्कुल पास आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। तो प्लस क्यू बिल्कुल यहाँ आ जाएगा और माइनस क्यू बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। अब ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। सेंटर के बीच की दूरी D थी, ये दूरी यहाँ पे D थी, ठीक है। तब बताओ कि क्या हुआ? डी इफेक्टिव कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हो गया, इफेक्टिव दूरी कम हो गई, तो फोर्स क्या हो गया? बढ़ा कि घटा? यहाँ ये दोनों एक दूसरे को F1 से खींच रहे थे, यहाँ ये F2 से खींच रहे हैं। तो अब ये जब पास आ गए तो फोर्स बढ़ जाता है ना। जैसे जब आप बारात जाते हैं तो जब दूर होते हैं 200 किलोमीटर तो आराम से सो रहे हैं, जब बिल्कुल बारात से 200 मीटर है घर के तो आप एकदम उछलना है, दिल में कितना अरमान उछलता है, क्या होगा क्या होगा, क्या खाने को मिलेगा, क्या क्या नज़ारा होगा, होता है बेचैनी ना। जितना करीब जाते हैं उतना बेचैनी बढ़ती चली जाती है कि नहीं। कितने तरह का मैं नागिन डांस करूंगा तड़प तड़प के, वो सब आप जानते हैं, हमसे बढ़िया आप जानते हैं। तो जब ये पास आ गया बिल्कुल, तो पास
पास आ गया तो इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, दूरी तो कम हो गई, तो फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, तो F2 ज्यादा होगा F1 पर F2 कम था F1। ठीक है, और आखिरी बात आज की, एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है। पतला आदमी कमजोर है, जरा पोषण से ग्रस्त है। ये दोनों लड़ रहे हैं और अभी हाथापाई चल रही है। कौन किस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? मोटा पतले पे कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, बताइए? पहला, मोटा पतले पर। दूसरा, पतला आदमी मोटे पर। बताइए। ये भी गलत है, ये भी गलत है। दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे, न्यूटन का नियम यही है। जितना फोर्स ये उस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। हाँ, दिशाएं अलग अलग होंगी, फोर्सेस इक्वल नहीं होंगे, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल। जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही इक्वल लगाएगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं कहता हूं कि एक प्रोटॉन है और एक हीलियम है, एक अल्फा पार्टिकल है, ध्यान दीजिए, प्रोटॉन का मास कितना हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना हुआ, प्लस ई। अल्फा पार्टिकल का मास कितना हुआ, 4 मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना है, +2। दोनों सेम चार्ज के हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन को आप निकाल चुके हैं, तो ये इसको धक्का देगा F1 से और ये इसको धक्का देगा F2 से। तो मोटा वाला पतले वाले को ज्यादा जोर से धक्का देगा कि पतला वाला मोटे वाले को? बराबर। फोर्सेस की दिशाएं अलग हैं, इसलिए फोर्सेस इक्वल नहीं होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होगा। F1 बराबर F, यानी आप भूल के भी मत कहिएगा दो चार्जेस हैं, अगर एक कूलाम का चार्ज है, 1 कूलाम का चार्ज है और दूसरा 1000 कूलाम का चार्ज, तो ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है F1 और ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है F2, कौन ज्यादा होगा? बराबर होंगे। चलो, आज की क्लास में इतनी ही शिक्षा जरूरी है। भारी जल के बारे में मैंने बात बताया कि एक ज़माने में एटम बम बनाने के लिए जो ज़रूरत था, वो भारी जल को 10 गैलन को फ्रांस से इंग्लैंड में ले जाया गया चुरा करके, और यूरेनियम कैसे खोजा गया, यूरेनियम के नाभिक को तोड़ दिया गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। भारत में कोई असर नहीं था, यहाँ लोग नीम के दातून खा करके आराम से पड़े हुए थे, अंग्रेजों से लात जूते खा रहे थे उस समय, जिस समय ये सब बातें हो रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में, और गांधी जी अपना लाठी लेकर के लड़ाइयाँ लड़ रहे थे अंग्रेजों से। तो ये विज्ञान था जो उसने दुनिया को तारा की उबारा, क्या नहीं। कल मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, कितना खतरनाक होता है विज्ञान, कल आपको समझ में आएगा। कक्षा 12 की विज्ञान बड़ी उपद्रवकारी है, यहीं से सारे बम बने, यहीं से हाइड्रोजन बम बने, यहीं से कम 50 लाख लोगों की हत्याएं हुई हैं। कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ के बम बनाइए, आप भी पढ़ के बड़े वैज्ञानिक हो जाइए, फिर जनता को उड़ाइए इधर से उधर, देखिए कितना मजा आता है। नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। और जैसे APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाया, वैसे आप भी मिसाइल बना दीजिए, उड़ाइए, पढ़िए कक्षा 12 का विज्ञान। ये बहुत खतरनाक विज्ञान है, अमेरिका की कृपा से मिल गया है आप लोगों, हम लोगों को पढ़ रहे हैं। नहीं अमेरिका वाले देते, हम लोग पत्थर लड़ा लड़ा के आग पैदा करते, हम लोग तीर धनुष से मार देते, समझे कि नहीं? न बारूद था यहाँ, न कुछ था, हाथी पे बैठ के लोग युद्ध लड़ने जाते थे। हम लोग वो इंडिया के लोग हैं। ठीक है, चलिए, टेक्नोलॉजी यहाँ हुई नहीं। हाँ, आजकल लोग कहते जरूर हैं कि सारी चीजें हमारे यहाँ पैदा हुई, हवाई जहाज भी हम ही ने पैदा किया, लैपटॉप भी हम ही ने पैदा किया, ढिठाई बतियानी हो तो बात दूसरी है। लेकिन आपको यूरोप के लोगों का और अमेरिका के लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। भारत में भी चीजें हुई जरूर, आर्यभट्ट रहे, भास्कराचार्य रहे, कुछ वैज्ञानिक भी रहे, पूरी मानवता की देन है चीजों को बनाने में, सिर्फ भारत कोई जगत गुरु नहीं है। लेकिन आजकल चूंकि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सारा वैज्ञानिक भारत में ही पैदा हुए, जब अंग्रेज सब चड्डी पहन के घूम रहे थे तो हम लोग वेद और उपनिषद लिख रहे थे, ये सब बातें हैं। चलिए, कल मिलते हैं, थैंक यू। कल नहीं, परसों, एक एक दिन पे क्लास चलेगी, है ना? केमिस्ट्री भी आपको मैं तब तक मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? थोड़ा आपको मजा आएगा चीजों में। चलिए, थैंक यू। और इसकी वीडियोज अपलोड हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। 3 बजे तक वीडियो अपलोड, अभी मैं 5 मिनट में अपलोड कर देता हूँ। चलिए, परसों मिलते हैं, थैंक यू सो मच।